This video is sponsored by V-Guard. तो इन सबसे पहला सवाल तो जहन में ये आया प्रधानमंत्री को सुनने के बाद कि नाम तो लिया नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह रिमोट से चलते थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट से चल रहे हैं, लेकिन रिमोट है किसका, किसके पास है अदृश्य शक्तियां रिमोट चलाने की? नमस्ते गरिमा जी, आप विषय बहुत अच्छा उठाती हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बीच में थोड़ा सा टोका टाकी कम कीजिए ताकि मैं ज़रा सा अच्छी प्रवाह के साथ अपनी बातें रख सकूं, और ख़ास तौर पे शुरुआती कमेंट, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, परिवारवाद और रिमोट कंट्रोल दोनों जो हैं इनमें एक लिंक है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं आपको परिवारवाद की परिभाषा बता दूं। पहले भी कहा है, परिवारवाद वो है जहां किसी एक पद और मूल तौर पर शीर्ष पद पर विराजमान होने के फलस्वरूप आपके आने वाले राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड वाली पीढ़ी को लगता है कि उनके पास भी मलिकाना अधिकार है उस पद पर विराजमान होने का। इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी राजनीति में संघर्ष के द्वारा नहीं आए। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है परिवारवाद? क्योंकि ये लड़ाई हो जाती है प्रतिभा बनाम पात्रता की। और इसके 3 मैं उदाहरण देना चाहता हूं पिछले कुछ ही हफ्तों की। कल जो है एक वंशज एक सभा को संबोधित कर रही थी, और वहां जब वो एमएसपी के बारे में कह रही थी तो एमएसपी का फुल फॉर्म उनको नहीं पता था। यह होता है एक विकृत पात्रता का नतीजा, जिसमें आपको बिना संघर्ष एक बड़ा पद आपको प्राप्त हो जाता है। कल बिहार में जब नीतीश कुमार जी ने इतने घटिया बयान दिए, मुझे लगता है आपको भी उससे दुख पहुंचा होगा, लेकिन जो बिहार के वंशज हैं नवी फेल तेजस्वी यादव जी, उन्होंने खुलकर समर्थन कहा कि ये तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रही है। तो ये उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाती है जब विकृत पात्रता प्रभावी हो जाती है। और तीसरा उदाहरण जो है मैं आपको स्टालिन के बेटे का दे रहा हूं, उदयनिधि स्टालिन का, जो कहते हैं कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो करने जा रहे हैं, वो सनातन को इरेडिकेट करने जा रहे हैं। तो हम हमेशा प्रतिभा को जो है प्रेफर करते हैं। आपने बहुत सारे एक सेकंड मैंने अपनी बात पूरी नहीं कही, मैं अपनी पूरी बात कह रहा हूँ। वही घिसे पिटे सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं पूरा जवाब आपको दे रहा हूँ। नहीं, मेरे सवाल से इत्तेफाक ही नहीं रखता आपका जवाब खत्म नहीं हुआ। आप वही है कि आप 2-3 नाम लेंगे। नहीं, मुझे पता है आप 2-3 नाम लेंगे, पीयूष गोयल जी का नाम लेंगे, आप अनुराग ठाकुर जी का नाम लेंगे, इसलिए मैं सबके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आप पीयूष गोयल जी का नाम आपने लिया, 1991 से आप उनकी बायोडेटा देखिए किस प्रकार से वो वार्ड में घूमकर वो प्रचार करते थे। ठीक है, अब मैं सवाल अपना दोहरा दूं। मैंने सवाल ये पूछा कि प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का रिमोट किसके पास है, तो तुहिन सिन्हा क्या मुझे और मेरे दर्शकों को बता देंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे किसके रिमोट से चल रहा है? ने जनता को समझ में आ गया, वही परिवार के पास उनका रिमोट है जिनको लगता है कि राजनीति पर उनका मलिकाना अधिकार है, जिनको एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, जो ऑर्डिनेंस को फाड़ देते थे उस वक्त के प्रधानमंत्री को उनकी औकात दिखाने के लिए। नहीं, जनता को समझ में आ गया ना। नाम क्या लूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नाम में इतनी बड़ी चीज क्या? जनता आपसे ज्यादा समझदार है। तो तुहिन, मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूछ रहे हैं कि जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल फिर किसके पास है, वो किसके रिमोट से चलते हैं? देखिए, उनका पूछना वो तो एक रिटेलिएट करेंगे ही, लेकिन आप अगर जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने रैलीज कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 1 महीने में लगभग हर रोज नड्डा जी के 3-4 सभा होते हैं, वही सारे निर्णय लेते हैं। और वैसे भी बीजेपी में एक प्रक्रिया है, आपको पता होगा, आपकी चैनल भी कवर करती है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो पिछले 1 महीने में कम से कम 4 या 5 बार बैठी है। जब भी कोई अहम निर्णय होता है एक प्रोसेस के जरिए होता है, वो कांग्रेस पार्टी के जरिए नहीं होता। जिस तरह से वो काम करते हैं, कोई निर्णय थोपा नहीं जाता है। आपके यहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उनके पास भी सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। नहीं, मैंने सवाल दूसरा पूछा तो है, मैंने पूछा कि जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके पास है।
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये किस आधार पे सवाल आ रहा है? मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं तो मनमोहन सिंह के कई आपको उदाहरण दे सकता हूं। जब चुनाव भी हो रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच, तो वो एक फ्री चुनाव तो नहीं हो पाया था। उसमें शशि थरूर, जो उनका बड़ा क्लियर समर्थन था परिवार का इनके प्रति, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति। लेकिन आप एक उदाहरण अगर दें जिसमें आपको लगता है कि नड्डा जी पे कोई बंदिश है, वो नहीं काम कर पा रहे, तब मैं आपको स्पेसिफिक इसका तो जवाब मुझे याद दिला दीजिए तुहिन सिन्हा, वो सिर्फ ठीक है, रिटालिएट आप करके हम पर मल्लिकार्जुन आरोप लगा खड़गे दें। के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे याद दिला दीजिए कि नड्डा का चुनाव कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी प्रक्रिया के तहत हुआ, आपके संविधान के तहत हुआ कि नहीं हुआ? वो नहीं, मैं वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पिछले 25 में से 24 साल में कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार के हाथ में था। हमारे पिछले 25 साल में कम से कम 9 या 10, पिछले 30 सालों में 9 या 10 अध्यक्ष आए हैं, और कोई भी अध्यक्ष का पुत्र आज जो है या पुत्री जो है आज दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। तो अगर हम मनोनीत तरीके से हम अपने अध्यक्ष को चुने या निर्वाचित तरीके से, अगर वो सर्वसम्मति से हो रहा है और उसे पूरे पार्टी का समर्थन प्राप्त है और पार्टी अगर आगे बढ़ रही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। और फर्क इस तरीके से पड़ता है कि आपने अपनी ही पार्टी के संविधान को वॉयलेट किया। आंतरिक लोकतंत्र के कुछ मायने होते होंगे। गरिमा जी, आपको इतनी चिंता बीजेपी की कब से होने लगी? आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इतनी चिंता है। फर्क कैसे पड़ता है? मैं आपको फर्क साफ है। देखिए, पिछले 30 साल में अगर आप सीताराम केसरी के काल को हटा दे तो 1998 से 2022 तक कांग्रेस का कमान एक फैमिली के हाथ में था। हमारे पास कम से कम उस दौरान 8 नए अध्यक्ष आए जो जमीन से उभर कर आए। तो फर्क कहां? कांग्रेस और हमारे बीच कोई समानता है ही नहीं। कांग्रेस के जितने भी सवाल हैं आप उठाइए, आपका हुकूक बनता है, हक बनता है, लेकिन रोहन गुप्ता मेरे साथ विंडो में फ्रेम में नजर आ रहे हैं। मैं पूछूंगी रोहन गुप्ता से आप क्यों इस बात के लिए चिंता करते हैं तुहिन, लेकिन मुझे बताइए कि आपकी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कहां गया था जब नड्डा जी का दोबारा एक्सटेंशन आप कर रहे थे? किस आधार पर, किस बिना पर? उनके चुनाव पर सवाल है, अपने चुनाव पर नजर नहीं है आपकी। तुहिन, आप ही से सवाल है। नहीं, मुझसे या रोहन जी से? नहीं, आप ही से पूछ रही हूं भाई। आपका संविधान है ना, पार्टी का संविधान है, उसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है या निर्वाचन होता है। नहीं, बीच में आवाज कटी थी, अब एक बार रिपीट कर दीजिए। जेपी नड्डा का एक्सटेंशन आपने कौन से पार्टी के संविधान के तहत किया, ये बता दीजिए। देखिए, ये पहले भी होता है कि जब चुनाव निकट होते हैं, लास्ट के 1 या 1.5 साल में नए अध्यक्ष चुनने के बजाय हम कंटिन्यूटी के तहत जो एग्जिस्टिंग, जो प्रेजेंट अध्यक्ष होते हैं उनको एक एक्सटेंशन देते हैं, और वो पूरा एक्सटेंशन नहीं होता है। जैसे चुनाव समाप्त होता है, ये 2014 में भी हुआ था, ये 2019 में भी हुआ था, तो ये 2024 में भी हो रहा है। इसका एक प्रेसिडेंट है। तो इसलिए चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आप जो हैं या तो शामिल होइए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आप किस क्लॉज को कर रहे हैं। अगर सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाता है, उसका एक प्रेसिडेंट है, और अगर वो पूरी तरह मान्य हो, अगर मान लीजिए मुझे आपत्ति हो या बीजेपी के किसी सदस्य को आपत्ति हो उससे, तब आप आवाज उठाइए ना। तो ये मानिए तो इनसे ना कि कम से कम जिस तरह से काम करती है और जिस तो ये मान लीजिए कि उनके यहाँ चुनाव हुआ, उनके यहाँ चुनाव की प्रक्रिया पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आपके यहाँ चुनाव नहीं होता, आपके यहाँ मनोनीत हो जाते हैं, और आप कहेंगे तब भी लोकतंत्र की दुहाई देंगे। ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाए हैं, हमने ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाए हैं जिनकी जीवन की शुरुआत जो है पोस्टर लगाकर हुई थी। क्या कांग्रेस ये दावा कर सकती है? और जो एक ऐसा व्यक्ति था सीताराम केसरी, उसको तो किस तरह बेइज्जत करके इन्होंने निकाला, वो भी आपने देखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पे जो आरोप लग रहे हैं उसका उत्तर ये है कि आप हम पर वही आरोप लगा दे। कांग्रेस का आरोप नहीं लगा, आप अपने ही संविधान को, पार्टी का संविधान है जो कहता है कि 50% से ज्यादा
राज्य इकाइयों में जब संगठन के चुनाव हो चुके होंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अमित शाह ने स्वयं कहा कि राज्य इकाइयों के संगठन के चुनाव नहीं हो पाए, तो आप तो खुद ही का संविधान वॉयलेट कर रहे हैं। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ उनको स्पष्ट तौर पर 2024 और वो भी महीना भी उसमें बताया गया है, 2024 जून तक की एक्सटेंशन मिली है। उनको एक फ्रेश टर्म नहीं दिया गया। और मैंने कहा ना, इसके बहुत सारे प्रेसिडेंट है। जब पार्टी के हित में अगर कोई निर्णय लगता है कि अनुकूल हो, जिसमें कि 1-1.5 साल के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन करना जरूरी हो, पार्टी ने ऐसे निर्णय लिए हैं। इसमें संविधान, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इसमें कहीं पर भी संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और चूंकि इसको सर्वसम्मति से ये एक्सेप्ट किया गया, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं, किसी सदस्य को इससे आपत्ति नहीं है, तो आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? वो मैं समझ पा रहा हूं। गलत बयानी न करें, आपत्ति मुझे नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिमोट से चलने वाले लोग बताया गया, तो सवाल तो उठेगा कि आपकी पार्टी में भी रिमोट से चल रहे हैं लोग। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, मनमोहन आपने टिकट दे दिया। मतलब देखिए, मनमोहन सिंह जी के विषय में रिमोट कहीं तो है। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं लड़ना चाहते थे, प्रहलाद सिंह पटेल ने कभी नहीं लड़ा। तो बहुत कम। देखिए मनमोहन सिंह के विषय पर तो पॉलिटिकल आरोप आप भूल जाइए। इवन जो पत्रकार हैं उनमें भी एक बहुत अल्पसंख्यक वर्ग होगा जो ये मानता है कि मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट नहीं कर रहे थे। जो एनएसी उस वक्त बना था, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, किस अधिकार के तहत सोनिया गांधी को सारे अधिकार दिए गए थे, सारे इंपॉर्टेंट निर्णय लेने के लिए? आप ये बताइए मुझे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बताइए। मनमोहन सिंह के ऊपर आपने एक अथॉरिटी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बैकरूम, वो कितना एक्टिव है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर ये कह रही हैं कि नड्डा जी से कंपेयर कर रही है, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जितना मुझे नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस जिस तरह से राहुल गांधी कास्ट के ऊपर जिस तरह के मिस्चीवियस बयानबाजी राहुल गांधी ने किए हैं, उसका समर्थन खड़गे जी कर रहे हो। लेकिन खड़गे जी के हाथ निश्चित तौर पर बंधे होते हैं, जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं कांग्रेस के अंदर, और खड़गे जी के पर है कि वो साबित करें अपने आप को। तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने खुले सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तो इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और नहीं है, ये आप नहीं मानेंगे। खैर, लेकिन रोहन गुप्ता भाई, सवाल जो उठेगा, यही साबित होता है ना कि पार्टी के हित में निजी स्वार्थ या निजी निर्णय से ऊपर होता है पार्टी का हित, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के लिए। तो आज मैं कहूं कि मुझे कहीं से चुनाव नहीं लड़ना है और अगर मुझे वहां भेजा जाए तो मैं समझूंगा कि ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है। तो मैं जाऊंगा रिमोट कंट्रोल कहीं से, तो रिमोट कंट्रोल चल रहा है ना, तो निर्णय जो है इति सिद्धम कि कहीं तो रिमोट कंट्रोल है आपका, पूरी पार्टी का। आप अगर आपको रिमोट कंट्रोल कहना ही है तो वो नहीं, आप अगर रिमोट कंट्रोल ढूंढने पर उतारू हो गई है तो फिर हमारा रिमोट कंट्रोल वो सीईसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो जो निर्णय ले लेती है वो बाध्य होता है। आज मेरी जिम्मेदारी यही है, मुझे सारी पार्टियों में रिमोट कंट्रोल ढूंढना है। रोहन गुप्ता। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।